नमस्कार, खबरों के इस धुआंधार बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। एक बार फिर से हाजिर हैं तेवर एक्शन और ब्रेकिंग न्यूज से भरपूर बिल्कुल नया बुलेटिन लेकर अभी यानी आपके शहर की हर वो खबर जो हेडलाइन में है, जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। अगले 1 घंटे तक खबर जहां होगी, जैसी होगी, आपको मिलेगी अभी। खबरों में आज बात होगी धार की भोजशाला की, जहां 48 घंटे के बाद क्या होगा, बड़ा सवाल है। आरती होगी या नमाज, आखिर क्यों इतना है तनाव? नोएडा के युवराज मेहता की डूबकर हुई मौत के मामले में नया खुलासा क्या है? यूपी में कहां गरजा बुलडोजर? पीलीभीत में कैसे पकड़े गए नकली कफ सिरप की फैक्ट्री, आपको बताएंगे। शहर बेकाबू स्टंटबाज कैसे मचा रहे हैं तांडव, कहां तेंदुए की लुका छिपी भी आपको दिखाएंगे। धार भोजशाला मंदिर है या मस्जिद? वसंत पंचमी पूजा या नमाज, फिर छिड़ा घमासान। खुदाई में मिली मूर्तियां, सच से कौन घबरा रहा? इस बार भोजशाला में नमाज हो या मां सरस्वती की पूजा, इसे लेकर प्रशासन के सामने सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की एक बड़ी चुनौती सामने आ गई है। धार पहुंच रहा पुलिस दस्ता, चप्पा चप्पा बना खिला। ड्रोन से लेकर फ्लैग मार्च, क्यों बढ़ रहा है तनाव? दो 2016 वाला फॉर्मूला 48 घंटे बाद क्या होगा? बसंत पंचमी से पहले भोजशाला को लेकर एक बार फिर से बड़ा तनाव है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों आमने सामने आ गए हैं। इस बार 23 जनवरी यानी कि शुक्रवार को ही बसंत पंचमी है। हर शुक्रवार को भोजशाला में जुमे की नमाज भी होती है। हिंदू संगठन बसंत पंचमी पर पूरे दिन मां सरस्वती की पूजा करना चाहता है, साथ ही उस दिन जुमे की नमाज पर रोक की भी मांग कर रहा है। और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट चला गया है, जहां बसंत पंचमी से 1 दिन पहले सुनवाई होगी। उससे पहले कल हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया, जयकारा लगाया, नारेबाजी की। आज सकल हिंदू समाज बसंत उत्सव कार्यक्रम के लिए कलश यात्रा निकालेगा। लालबाग से भोजशाला तक इस यात्रा में हजारों लोग शामिल होंगे और पूरे क्षेत्र में भगवा झंडा लगाया जाएगा। जो मजबूरी हो माँ की पूजा पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो माँ की पूजा पूरी हो। खाली कर दो रास्ते भोजशाला के वास्ते, खाली कर दो रास्ते भोजशाला के रास्ते। चाहे जो मजबूरी हो माँ की पूजा पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो माँ की पूजा पूरी हो। खाली कर दो रास्ते भोजशाला के वास्ते, खाली कर दो रास्ते भोजशाला के रास्ते। चाहे जो मजबूरी हो। भोजशाला में दरअसल हर बार बसंत पंचमी के समय ही ये विवाद होता है, लेकिन इस बार तनाव इसलिए ज्यादा है क्योंकि इस बार बसंत पंचमी शुक्रवार को है। इसलिए हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु शंकर जैन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने बसंत पंचमी के हिंदुओं को अखंड पूजा का अधिकार मिलने और नमाज पर पाबंदी की मांग कर थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट में 22 जनवरी को सुनवाई होगी। मुस्लिम समुदाय ने अपनी तरफ से बसंत पंचमी के दिन सांकेतिक नमाज की पेशकश की है, लेकिन मुस्लिम पक्ष 23 जनवरी को भोजशाला में नमाज पढ़ने से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कमिश्नर साहब और आईजी साहब, एसपी साहब, कलेक्टर साहब की मीटिंग हुई थी, जिसमें समाज का हमारा एक प्रतिनिधि मंडल मिला। वहां पर हमारे वरिष्ठ लोगों ने उनसे चर्चा करी और वहां पर हमने हमारा पक्ष रखा और शहर की शांति के लिए जो भी हम प्रयास कर सकते हैं वो पूरा प्रयास हम करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई विवाद
नमाज के लिए। हिंदू पक्ष भोजशाला को प्राचीन हिंदू मंदिर बताता है जो मां बगदेवी यानी कि सरस्वती को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में परमार राजा ने कराया था। हिंदू समुदाय का कहना है कि बाद में इसके एक हिस्से को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया। वहीं मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौलाना मस्जिद कहता है। हाईकोर्ट के आदेश पर यहां मुस्लिम पक्ष को जुमे की नमाज पढ़ने की इजाजत है, जबकि हिंदू हर मंगलवार को यहां पूजा करते हैं। 23 तारीख को शुक्रवार के दिन सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पधारे। मेरा आह्वान कर रही हूँ, मैं सभी लोगों से सराफे की तरफ से आह्वान कर रही हूँ कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारे और अखंड पूजा हो, दिन भर अखंड पूजा हो, अखंड हवन हो। कि इस बार विधिवत तरीके से अखंड पूजा करने दी जाए। अगर अखंड पूजा अगर हमें प्रशासन ने नहीं करने दी तो हम हमारा जो आवाज बुलंद करने का लोकतांत्रिक सिद्धांतिक तरीका है हम उसको अपनाएंगे और अखंड पूजा में किसी प्रकार का विघ्न बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए 1958 से लगभग ये मुद्दा चल रहा है, 5 दशक हो गए ये मुद्दा चलते चलते। जिस देश में सुप्रीम कोर्ट आतंकवादियों की फांसी रोकने के लिए रात को 2:30 बजे खुल जाता है, उस देश में क्या एक ऑर्डर देने के लिए 40 साल 50 साल कम है? भोजशाला का विवाद एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। इस मामले में पहले से भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल ही रही है, लेकिन इंडिया टीवी ने भोजशाला के अंदर जाकर वहां का जायजा लिया। यहाँ के खंभों पर हिंदू धर्म से जुड़ी हुई आकृतियां साफ नजर आ रही हैं। हिंदू देवी देवताओं को मूर्तियों के साथ साथ वहां की जो भाषा है, जो लिपि है, वो भी यहाँ के पिलर्स पर, दीवारों पर दिखाई दे रही है। हमारे संवाददाता लगातार उसे पॉइंट भी कर रहे हैं। यही नहीं, भोजशाला की दीवारों पर काल सर्प यंत्र बना हुआ है। शंख भी है, घंटा भी है, गौमुख भी है, जटाशंकर खंभों पर अंकित भी है। खंभों पर खंडित राम जी कृष्ण भगवान की खंडित तस्वीर भी दिखाई देती है। फर्श पर लिखे हर पत्थर में प्राकृत भाषा दिखाई दे रही है। हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ भी लगातार धार मध्य प्रदेश भोजशाला से ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं और रिपोर्ट लगातार बना रहे हैं। अनुराग, विवाद लेकिन पुराना है, पर इस बार विवाद इतना बड़ा क्यों हो गया है? देखिए, विवाद सबसे बड़े होने की वजह मेरे पीछे ये जो आपको अगर बोर्ड में दिखाऊंगा, इसमें लिखा हुआ है कि मंगलवार सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक हिंदुओं के लिए प्रवेश रहेगा और शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक केवल नमाजियों के लिए प्रवेश। नीचे लिखा हुआ है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। दरअसल 7 अप्रैल 2003 को एएसआई ने यह आदेश दिया। चूंकि लगातार विवाद पिछले 80-90 सालों से चल रहा था, 1935 से चल रहा था, जब यहाँ के जो राजा हैं उन्होंने नमाज अता करने के लिए इस जगह को, जो ये भोजशाला हिंदू कहते हैं और कमाल मौला मस्जिद कहते हैं मुस्लिम, जब अनुमति दी थी तब से विवाद चल रहा था। एएसआई ने उसके बाद अनुमति दी कि हर मंगलवार को यहाँ पर हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति है और शुक्रवार को यानी जुमे को मुस्लिमों को 1 से 3 बजे तक। लेकिन उस आदेश में कहीं तक ये स्पष्ट नहीं किया गया था कि अगर बसंत पंचमी शुक्रवार को होती है तो क्या हालात होंगे। ये विवाद 2003 के आदेश आया, 2003 में भी विवाद हुआ, 2006 में भी, 9, 13 और 16 में भी विवाद हुआ और ये विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि अब इस बार फिर शुक्रवार है और मुस्लिम पक्ष 1 से 3 बजे तक की अपनी नमाज के लिए जो आग्रह कर रहा है और वहीं पे मुस्लिम समाज पूरी तरीके से एक अखंड पूजन करना चाहता है, जो उसे आदेश 2003 में मिला था कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक ये पूरा जो है अखंड पूजन वो कर सकता है। अब प्रशासन के सामने कड़ी चुनौती है क्योंकि माहौल ना बिगड़े, इसके लिए तैयारियां तो आप देख ही रहे हैं। भोजशाला इसके पीछे ये इतना तो तय है कि अब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि ये विवाद शांत होगा या इसी तरह से इतने सालों से जैसे भड़का हुआ है ये आगे भी उसी तरह से भड़कता रहेगा। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका। बात उत्तर प्रदेश की, जहां नोएडा में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के बाद प्रशासन की नींद खुली। सीएम योगी की सख्ती के बाद पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने इस मामले में बिल्डर अभय कुमार को अरेस्ट किया है, जिसकी आज फिर कोर्ट में पेशी होगी। अभय कुमार रियल एस्टेट कंपनी MZ विजटाउन प्लानर्स का डायरेक्टर है और वो उन 2 बिल्डर्स में से है जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इस मामले में बनी SIT आज नोएडा के कई बड़े अफसरों से पूछताछ कर सकती है।
मेरठ रेंज के एडीजी के नेतृत्व में बनी एसआईटी ने कल नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से मुलाकात की थी, साथ ही हादसे की जगह का जायजा भी लिया था। इस बीच वारदात के करीब 70 घंटे बाद एनडीआरएफ ने इंजीनियर युवराज मेहता की कार को पानी से बाहर निकाल लिया। इस दौरान कार का विंड स्क्रीन साफ टूट गया है, वहीं कार का सनरूफ भी खुला है। सनरूफ खुला होने से साफ है कि युवराज ने इसके जरिए बाहर निकलकर मदद की गुहार लगाई थी। मोबाइल की फ्लैशलाइट दिखाकर खुद को बचाने को कहा था, लेकिन 2 घंटे तक रेस्क्यू टीम उस तक नहीं पहुंच पाई और युवराज मेहता की जान चली गई। 150 सेक्टर में जो एक्सीडेंट हुआ था, ये गाड़ी जो है क्रेन के द्वारा निकाली जा रही है और 4 दिन बाद जो है कड़ी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला जा रहा है। आप देख लें गाड़ी की क्या हालत है। और दरअसल 4 दिन पहले जो है युवराज मेहता इसी गाड़ी में सवार था और जब रात को वो अपने घर जा रहा था तो घर से पहले कुछ दूरी पहले जो है ये गाड़ी एक्सीडेंट हुई और सीधा ये जो पानी भरा हुआ है पूरे एरिया में, इसमें जाकर वो डूब गई थी। दरअसल ये मॉल का पूरा एरिया था जो अंडर कंस्ट्रक्शन था, लेकिन पूरा पानी भरा हुआ था। फिलहाल आप गाड़ी की तस्वीरें यहां पर देख सकते हैं कि गाड़ी की स्थिति कितनी खराब है और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि एनडीआरएफ की मदद से जो है अब 4 दिन बाद गाड़ी को निकाला जा गया है और बड़ी क्रेन का सहारा लेके लगातार जो है एनडीआरएफ की टीमें इसको सर्च कर रही थी। 4 दिन तक जो है पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया गया गाड़ी को निकालने के लिए और अब 4 दिन बाद जो है गाड़ी लोकेट हुई और उसके बाद गाड़ी को यहां से निकाला गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये यहाँ तस्वीरें गाड़ी की हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी को निकाला गया है। इस मामले में एडीजी मेरठ जोन के नेतृत्व में 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है, जो 5 दिनों में अपनी जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी। ऐसे में एसआईटी जांच में जुट गई है। टीम पता लगाने में जुटी हुई है। युवराज को बचाने के लिए पूरे 2 घंटे थे, लेकिन फिर भी उसे कोई बचा क्यों नहीं पाया? रेस्क्यू में देरी क्यों हुई? मामले में लापरवाही कहां हुई? लापरवाही किससे हुई? पिछले 6 साल से ये गड्ढा यहाँ पर क्यों बना हुआ है? नाला यहाँ पर क्यों खुला हुआ है? पानी इतना क्यों भरा हुआ है? आसपास में कोई बैरिकेडिंग क्यों नहीं है? इस हादसे के बाद ही सुरक्षा के इंतजाम क्यों किए गए? इन तमाम सवालों का जवाब एसआईटी ढूंढने में लगी हुई है। और बड़ी खबर आपको बता दें जो आपके अपने शहर पीलीभीत से आ रही है, जहां पुलिस ने एक नकली कफ सिरप फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। पुलिस ने अपने कंपाउंड से इस फर्जी फैक्ट्री चला रहे झोलाछाप डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सुरेश ने 2 साल पहले यूट्यूब देखकर नकली कफ सिरप बनाना सीखा था। पुलिस ने उसके कब्जे से कुल 375 शीशियों के अलावा 488 खाली शीशियां, ढक्कन और रैपर भी जब्त किए हैं। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, यूट्यूब से देखकर ये कफ सिरप बनाना सीखा था इस युवक ने और इसके यहाँ छापेमारी हुई। 488 खाली शीशियां इसके यहाँ से बरामद की गई, ढक्कन और रैपर भी बरामद किए गए। अब सोचिए ये जब मार्केट में सिरप जाता होगा तो कितने लोगों के लिए ये जानलेवा बन सकता था, कितने लोगों के लिए ये नुकसानदेह हो सकता था, कितनी लोगों की जान के साथ ये शख्स चंद पैसों के लिए खिलवाड़ कर रहा था। जो लोग बीमार हैं वो कफ सिरप खरीदते, तुम्हारे घर पे कोई माता पिता बीमार हो, कोई नकली दवाई पी के कुछ हो जाए, मर जाए, क्यों करते हैं? अमानवीय काम। और भी साथी तुम्हारे क्यों करते? यह व्यक्ति एक झोला छाप डॉक्टर है जो अपने ही घर के कंपाउंड में नकली दवाई बनाता था। इसके पास से 340 टॉपेक्स गोल्ड एवं 35 कोयोरेक्स टी इस नाम की दवाइयाँ बरामद हुई हैं और बहुत सारी लगभग 500 खाली शीशियाँ, इस पे लगाने वाले रैपर और इसमें मिलाए जाने वाले नकली इथेनॉल और जो सिरप और चीनी का सीरा इसके यहाँ से बरामद किया गया है। इन तीनों को मिक्स करके कुछ लोकल दुकानों पे ही सप्लाई करता था और इसको कुछ नशीली पदार्थ इसमें डाला जाता था जिसका प्रयोग संभवतः नशे के लिए किया जाता था। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस खबर पर जुड़ गए हैं। विशाल, अब चूंकि कार्रवाई तो हुई है लेकिन न जाने ऐसे कितने सारे और झोला छाप डॉक्टर्स घूम रहे हैं, पुलिस किस रणनीति के तहत इनके खिलाफ काम कर रही है?
मीनाक्षी, न सिर्फ लोकल पुलिस पीलीभीत की बल्कि जो FSDA है जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि इस तरीके की जो भी मार्केट में दवाइयां आए उस पर पूरी तरीके से पुलिस की, प्रशासन की और FSDA की पूरी बारीक नज़र रहे। जब उनको ये जानकारी मिलती है कि एक झोला छाप डॉक्टर बाकायदा अपने घर के ही कंपाउंड में इस तरीके से अवैध फैक्ट्री चला रहा है, तो पुलिस और प्रशासन और FSDA की टीम संयुक्त रूप से छापेमारी करती है और पता ये चलता है कि आरोपी सुरेश कुमार आज से लगभग 4 साल पहले पीलीभीत के एक अस्पताल में कंपाउंडर के तौर पर काम करता था और जब उसने वहां से अपनी जॉब को छोड़ा है उसके बाद उसने बाकायदा झोला छाप डॉक्टरी जो है वो कई गांव में शुरू कर दिया है और उस दौरान उसने स्पिरिट का इस्तेमाल किया, ऑरेंज फ्लेवर का इस्तेमाल किया। इसके अलावा जो नकली पैकिंग करने की मशीन्स आती हैं उनको भी हायर कर लिया और जिन 10 बॉटल्स को बनाने में उसका 70 से 80 रुपए खर्चा आता था उसको वो कमाने में 800 रुपए ले लेता था। यानी कि जो मुनाफा था वो बहुत ज्यादा था, इसीलिए लगातार उसका जो लालच था वो बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन एक मुखबिर खास की सूचना के आधार पर पुलिस प्रशासन और FSDA की टीम ने जब छापेमारी की तो मौके पर जिस तरीके की बरामदगी हुई है, जितनी बॉटल्स बरामद हुई हैं, स्पिरिट और नकली कफ सिरप बनाने का सामान बरामद हुआ है, वो ये बताता है कि गोरख धंधा करने वाले कहीं भी अपना जो पूरा मिशन है वो शुरू कर देते हैं और इस तरीके से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। यही वजह है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और उसके सभी एसोसिएट्स की तलाश में जगह जगह छापेमारी की जा रही है ताकि इस पूरी नकली फैक्ट्री के पीछे जो लोग भी शामिल थे उन सभी को कानूनी प्रक्रिया का सामना कराया जाए और सभी को जेल भेजा जाए ताकि भविष्य में कोई भी इस तरीके का नकली काम करने के साथ साथ लोगों की जान की खिलवाड़ के साथ खिलवाड़ न सके, इसको इंश्योर कर रहा है पीलीभीत प्रशासन। बहुत शुक्रिया विशाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से ही है। बाबा का बुलडोजर यहां पर गरज रहा है। अलीगढ़ में बड़े बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। अलीगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र में रेलवे रोड तक नगर निगम और प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस कार्रवाई में रेलवे रोड समेत अब मस्जिद हलवाई यान की नापतोल की गई है। पाया गया कि मस्जिद का कुछ हिस्सा अतिक्रमण के जद में है। इसके बाद अतिक्रमण वाले हिस्से पर लाल निशान लगाया गया। श्रावस्ती में भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। श्रावस्ती में अवैध मजार को गिराया गया। वैध मजार और उसके बगल में बने हुए कमरे को भी बुलडोजर से ढहा दिया गया। मजिस्ट्रेट, राजस्व निरीक्षक और पुलिस की मौजूदगी में अवैध मजार ढहा दी गई। कई साल पहले पट्टेदारों की जमीन पर कब्जा करके श्रावस्ती में यह अवैध मजार तैयार की गई थी। महोबा में मुख्य चौराहों को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। श्रावस्ती से लेकर महोबा तक अवैध कब्जे पर पीले पंजे की कार्रवाई चल रही है। कहीं पर अवैध मदरसा तैयार कर दिया गया तो कहीं पर अवैध मजार तैयार कर दी गई। पट्टेदारों की जमीन पर अतिक्रमण करके ये सारा काम किया गया था। हालांकि नपाई का काम हुआ और जब ये काम किया गया, नक्शे देखे गए, पुराने नक्शों को खंगाला गया, तब ये समझ में आया कि बहुत सारी ऐसी जमीन है जहां पर अतिक्रमण किया गया था। अब ये महोबा की ही तस्वीर आप देख लें। अतिक्रमण करके निर्माण बढ़ा दिया गया था। निर्माण बढ़ाया गया तो नक्शा चेक कराया गया और फिर जितनी जमीन अतिक्रमण करके आगे बढ़ाई गई थी इस इमारत में, उस पर लाल चिन्ह लगाया गया और अब बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। ये तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार ड्राइव चल रही है। अलीगढ़ हो या फिर महोबा, हर जगह अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है और गलत तरीके से जितनी भी जमीनों पर कब्जा किया गया था उन्हें हटाने का काम इस वक्त किया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से आ रही है, जहां एक प्रोफेसर पर यूनिवर्सिटी में काम करने वाले क्लर्क से बदसलूकी करने का आरोप लगा है। सिविल इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रियाजुद्दीन पर क्लर्क से गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप लगा है। पीड़ित ने कहा है कि प्रोफेसर ने बिना वजह उसे जाति सूचक गाली दी। जामिया यूनिवर्सिटी में काम करने वाले क्लर्क का कहना है कि जब उसने इसकी कंप्लेन की तो प्रोफेसर ने दोबारा उसके साथ मारपीट की और उसे नौकरी से निकलवाने की धमकी तक दे दी गई। देखिए, क्लर्क की शिकायत के बाद प्रोफेसर रियाजुद्दीन के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस अब इस मामले की सघनता से जांच में जुट गई है। क्या हुआ रामफुल जी उस दिन और कब का मामला है पूरा? सर 13 तारीख में जब कॉलेज खुला है
उस टाइम 3 बजे डॉक्टर रियाज साहब आते हैं, सबसे सलाम करके सबसे लास्ट टाइम मेरे पास आते हैं, मुस्लिमों के साथ ये कर रहे हैं, ये ऐसे शब्द बोले। तो मैंने इस पे कंप्लेंट लिख के रजिस्ट्रार साहब को दी थी, तो उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद में फिर उनको पता लगता है कि मेरे साथ कंप्लेंट करी है, तो वो अचानक आए 5 बजे 16 तारीख को, और आके सीधे मेरे से पूछा कि तूने कंप्लेंट कैसे करी है, मेरे खिलाफ़ कैसे कर सकता है तो कंप्लेंट। मैं तेरे को देखता हूँ कि मेरे साथ कंप्लेंट करने का नतीजा दिखाता हूँ तेरे को, तो यहाँ नौकरी करेगा जब बताता हूँ। तो उसमें मारपीट हुई है, मेरे को चोट भी लगी है, और मेरे को उल्टी सीधी गाली भी निकाली उसने। बहुत सारे वो कह रहा था कि अब मैं तेरे को यहाँ नौकरी करना सिखाऊंगा, कैसे करता है मुस्लिमों के बीच में, ये सब उसमें कहा। फिर मेरे ज़्यादा लगने के बाद में मेरे को बिल्कुल वो हो गया था, होपलेस हो गया। बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से आ रही है। दरभंगा में मेडिकल जांच के दौरान एक कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस जब कैदी के पीछे दौड़ी तो कैदी एक सकरे नाले में घुस गया। इस घटना के बाद जेल महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने फौरन नाले को घेरा, लेकिन जिस जगह कैदी छिपा हुआ था वहां पुलिस चाहकर भी नहीं जा सकती थी। क्यों? क्योंकि नाला बहुत सकरा था। पुलिसकर्मी नाले के पास खड़े होकर कैदी के बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो निकलने के लिए तैयार ही नहीं था। बताया जा रहा है कि कैदी नाले के अंदर छिपकर लगातार पुलिस की बातें सुन रहा था, लेकिन बाहर नहीं आ रहा था। पुलिस ने बार बार उसे भरोसा दिलाया कि अगर वो बाहर आ जाएगा तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। घंटे भर तक यही ड्रामा चलता रहा। पुलिस के मान मनवल के बाद आखिरकार कैदी इफ्तिखार अहमद बाहर निकला, जिसके बाद पुलिस ने उसे दोबारा गिरफ्तार किया और अपने साथ ले गई। तस्वीर आप देख लें, जो नाला था जिसके अंदर ये कैदी घुसा था, कितना सकरा नाला है। और उसके बाद जाहिर है पुलिसकर्मी कैसे इस नाले में जाते, तो वो भी नाले के मुहाने पर आकर खड़े हो गए और कैदी से बात करने लगे, उसे समझाने लगे कि अब वो बाहर आ जाए। लेकिन कैदी भी था कि वो टस से मस नहीं हो रहा था। हालांकि पुलिस के बार बार भरोसा दिलाने पर उसकी भी हिम्मत बंधी, वो बाहर आया, जिसके बाद उसे फिर से गिरफ्तार किया गया और जेल पहुंचा दिया गया। लहरियासराय थाना अंतर्गत एक टेम्पू को चोरी करने वाला व्यक्ति 2 पकड़े गए थे। उनको जांच के लिए पीएससी बहादुरपुर ले जाया जा रहा था। उसी में वो पीएससी के पास से हाथ छुड़ा के भागने की कोशिश किया। उसी क्रम में एक नाले में छुपना चाहा, फिर भी उसको पकड़ लिया गया और नाले से बाहर निकाल के उसका मेडिकल टेस्ट करा दिया गया। स्वस्थ है, उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।